मुझे उस आदमी से बात करते हुए 8 दिन गुजर गए थे। उसकी आवाज़ ऐसी जादू भरी थी कि मैं तो उसकी आवाज़ के जादू में ही खोकर रह गई थी। उसकी बातों ने मेरी नींदें उड़ा के रख दी थीं। कौन कहता है कि मर्द ही औरत की मोहब्बत में पागल हो जाता है, दीवाना हो जाता है, उसका आशिक बन जाता है। मैं एक लड़की होकर उस आदमी की आवाज़ की दीवानी थी। मेरा जी चाहता वो रात भर अपनी बातों का रस मेरे कानों में घोलता रहे और मैं उसकी बातों को सुनती रहूं। अभी मेरी उम्र ही क्या थी, मैं सिर्फ 18 साल की हुई थी और मैं बीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। नई नई जब वो कॉलेज में गई तब से लड़कियों की बातों ने मेरी दिलचस्पी पढ़ाई से हटा दी थी और इश्क व मोहब्बत की तरफ मोड़ दी थी। मेरी दोस्त अक्सर मुझे अपने बॉयफ्रेंड्स के बारे में कहानियाँ सुनाया करती और मैं बड़ी दिलचस्पी से उनकी बातें सुनती थी। एक बार मेरी दोस्त रीमा मुझसे कहने लगी, तुम क्या खामोशी से हमारी बातें सुनती रहती हो? भाई अपनी भी तो कोई दास्तान सुनाओ। उसकी बात सुनकर मैंने एक ठंडी आह भरी थी। मैंने कहा, मेरी कौन सी दास्तान है, मेरा ऐसा कोई भी चक्कर नहीं है। मेरी बात सुनकर उसने हैरत का इजहार किया था। कहने लगी, दिव्या तुम इतनी खूबसूरत हो, ऐसा कैसे मुमकिन है कि कोई लड़का तुम्हारे हुस्न का दीवाना ना हुआ हो? मैंने कहा कि मैंने कभी किसी लड़के की तरफ देखने की कोशिश ही नहीं की और सच तो ये था कि अंदर ही अंदर मुझे इन सब बातों से डर भी लगता था। वो कहने लगी, तुम पागल हो। अरे मोहल्ले में इधर उधर के बहुत से लड़के रहते होंगे, उन्हें देखा करो, उनको देखकर स्माइल पास किया करो। अब वो दौर नहीं है कि लड़के लड़कियों के पीछे घूमते रहते थे। जब तक लड़कों को लड़कियों की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिलता वो भी आगे नहीं बढ़ते। छुट्टी के बाद मैं घर आ गई। घर आकर जब रात को सोने के लिए अपने कमरे में लेटी तो मुझे लगा कि रीमा की बात ठीक है। मेरी सभी दोस्तों की किसी न किसी के साथ दोस्ती है। किसी का अपने मोहल्ले के लड़के से ही अफेयर चल रहा है तो कोई कॉलेज के लड़के से ही दोस्ती गांठे बैठा है। इतनी खूबसूरत होने के बावजूद भी मेरा कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है। आखिर दोस्ती करने में हर्ज ही क्या है, बस एक दोस्ती ही तो करनी है। मेरे मम्मी पापा दोनों ही जॉब करते थे। मैं उम्र के जिस हिस्से में थी मुझे अपनी माँ के ध्यान की सख्त ज़रूरत थी ताकि वो मुझे अच्छा और बुरा सिखा सकें। लेकिन मेरे माँ बाप के पास तो उनके लिए समय ही नहीं था। मेरे मम्मी पापा दोनों ही ऑफिस में जॉब करते थे और शाम को जब वो घर आते तो आते ही मेरी माँ किचन के कामों में बिजी हो जाती और पापा भी अपनी फाइल्स लेकर बैठ जाते और ऑफिस के कामों में बिजी हो जाते। पूरा दिन मुझे बस यही इंतज़ार रहता कि कब मेरे माँ बाप घर आएंगे तो मैं उनसे बातें करूँगी, लेकिन ये मौका मुझे नहीं मिलता था। 10वीं क्लास तक तो मेरी दिलचस्पी सिर्फ अपनी कोर्स की किताबों में ही थी, लेकिन कॉलेज में आकर मैं रोमांटिक नॉवल पढ़ने लगी थी। अपने दोस्तों से मैं रोमांटिक कहानियाँ किस्सों की किताबें लेकर आती, लेकिन जब मैं उनको पढ़ती थी तो हीरो हीरोइन के बोल्ड से सीन पढ़कर और रोमांटिक लाइंस पढ़कर मेरे दिल में भी अजीब से जज्बात उभरने लगे थे। कई बार तो हीरो हीरोइन के ऐसे ऐसे सीन कहानियों में लिखे होते जिन्हें पढ़कर मेरे पसीने छूट जाते थे और मैं ख्यालों की दुनिया में चली जाती कि ये सब कुछ मेरे साथ भी होता। एक बार मेरे मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आई। रात का 1 बज रहा था। मैंने फ़ोन उठाया तो कोई मर्दाना आवाज़ थी। आवाज़ क्या थी, कोई जादू सा था। उस आदमी की आवाज़, उसकी बात करने का अंदाज ऐसा था कि मैं चाह कर भी फ़ोन बंद ना कर सकी थी। वो मुझे किसी के बारे में पूछ रहा था। कह रहा था, क्या ये मेरे दोस्त राजेश का नंबर है? मैंने कहा, जी नहीं। फिर वो कहने लगा, फिर किसका नंबर है? वैसे तो मुझे उसके सवाल पर फ़ोन बंद कर देना चाहिए था ये कहकर कि ये रॉन्ग नंबर है, लेकिन मैंने झट से अपना नाम बता दिया। मैंने कहा, ये दिव्या का नंबर है और मैं दिव्या ही बात कर रही हूँ। मेरी ये बात सुनकर वो इंसान कहने लगा, हंसने लगा और बोला, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, मुझसे दोस्ती करेंगी? ये सुनकर तो मेरे दिल की रफ्तार बेलगाम घोड़े की तरह भागी थी। ना मैंने उसे कोई जवाब दिया, ना ही मेरा दिल चाहा कि मैं फ़ोन बंद कर दूं। मुझे अपनी दोस्त रीमा की बात याद आने लगी कि अगर ऐसा मौका मिले तो हाथ से जाने मत देना। अरे यही तो दिन होते हैं एंजॉय करने के। उसके बाद तो मुझे अपनी पढ़ी हुई कहानी का एक सीन भी याद आने लगा जहाँ हीरो हीरोइन की मोहब्बत की दास्तान एक फ़ोन कॉन्टैक्ट से होती है। मैंने कहा, मैं आपको जानती तो नहीं, तो दोस्ती क्यों करूं? मैंने जानबूझकर बात आगे बढ़ाई थी। वो कहने लगा, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि दोस्ती कर लें। दोस्ती करेंगी तभी तो जान पहचान बढ़ेगी। मैंने कुछ अदाएं और नखरा दिखाने के बाद उससे दोस्ती की हामी भर ली।
मैं बेहद खुश थी। मुझे तो यूं लग रहा था जैसे कि मैंने पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया हो। खैर, गलत रास्ते पर चलने में मज़ा बहुत आता है और ये रास्ता बहुत आसान भी लगता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। पछतावा तो इंसान को बाद में होता है, जब सब कुछ ख़त्म हो चुका होता है। मुझे अभी 8 ही दिन उस इंसान से बात करते हुए थे कि उसने जो फरमाइश मेरे सामने रखी थी, मैं तो समझ ही नहीं पा रही थी कि जवाब क्या दूं। वो कहने लगा, अपनी तस्वीर मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कर दो, मैं तुम्हारे चेहरे को देखना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि जैसी तुम्हारी आवाज़ खूबसूरत है, तुम भी उतनी ही खूबसूरत होगी। ये सुनकर मैं सोच में पड़ गई थी कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। मैंने सोचा कि मुझे अपनी दोस्त रीमा से पूछना चाहिए और फिर अगले दिन कॉलेज जाते ही मैंने रीमा को अपना हमराज बना लिया। मेरी बात सुनकर पहले तो वो एकदम से चौंकी और फिर खुश हो गई। कहने लगी, तुमने तो बड़ा ही अक्लमंदी का काम किया है। अरे यही तो दिन होते हैं हवाओं में उड़ने के, मौज मस्ती करने के। उसके बाद तो बस जिंदगी की जिम्मेदारियों में बंध जाते हैं। फिर उसने कहा कि तुम घबराओ मत और अपनी तस्वीर उसे भेज दो। मैंने कहा, लेकिन मुझे यही डर है कि किसी अजनबी को अपनी तस्वीर भेजना कहीं कुछ गलत ना हो जाए। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। मेरी माँ से मेरा कोई दोस्ताना माहौल न था कि मैं अपने दिल की बात उनसे कह पाती। वो तो मेरी कोई भी बात ध्यान से सुनती ही ना थी और उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता था कि कभी मेरे पास बैठ जाती। वो आज तक कभी मेरे पास नहीं बैठी थीं। जब भी मैं उनसे बात करने के लिए उनके पास बैठी तो वो अपने पर्स से ढेर सारे पैसे निकाल कर मेरे हाथ पर रख देती और कहती कि ज़रूरत हो तो और बता देना, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। और उसके बाद वो अपने कमरे में चली जाती। मेरे पापा भी बस खाने के बीच ही मुझसे कुछ देर बात करते थे। वो भी ये कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है, सब ठीक तो है ना, पैसों की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। कभी कभी मैं सोचती थी कि शायद मेरे माँ बाप का मुझसे बस यही रिश्ता है कि मुझे मेरी हर ज़रूरत की चीज़ दे देते हैं, लेकिन उनके पास मुझे देने के लिए समय नहीं था। मुझे अच्छा बुरा बताने के लिए समय न था। मैंने अपनी दोस्त की बात मान ली और अपनी एक तस्वीर खींचकर उस आदमी के नंबर पर व्हाट्सएप कर दी। कुछ देर बाद ही मेरी उस तस्वीर पर दिल का इमोजी आ गया था। उसके बाद वो कहने लगा, देखा, मुझे मालूम था तुम बेहद हसीन हो। मैंने भी उससे कहा कि मुझे तुम्हारी तस्वीर देखनी है। वो कहने लगा, तुम्हें मैं अपनी तस्वीर नहीं दिखाऊंगा, मैं तो तुम्हारे सामने आकर खुद को तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कैसा हूँ। अब अक्सर वो मुझे मेरी तस्वीर मांगता और मैं उसे दे देती, लेकिन एक बार मुझसे कहने लगा, अगर तुम काले रंग की मैक्सी पहनो तो और भी ज़्यादा हसीन लगोगी। कभी कहता कि लाल रंग तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। ये सुनकर मैं शर्मा जाती। अब उसकी बातें मेरा चैन चुराने लगी थीं। उसकी मोहब्बत में मैं धीरे धीरे गिरफ्तार हो चुकी थी। ऐसा लगता कि उसके बगैर मैं जी ही नहीं पाऊंगी। उसकी बातें मेरा दिल धड़काने लगी थीं। और फिर कुछ महीनों बाद ही मेरे बीए फर्स्ट ईयर के पेपर हो गए थे और अब मैं सेकेंड ईयर में आ गई थी। मेरी उम्र भी अब 19 साल की हो गई थी। जब मैंने उसको बताया कि मैं 19 साल की हो गई हूँ तो वो कहने लगा, मुझे अपने घर का पता बताओ, मैं तुम्हें बहुत कीमती एक तोहफा भेजूंगा। लेकिन मैंने उसे पता बताने से कतराने लगी। मेरे अंदर कहीं ना कहीं कोई डर जरूर था, लेकिन जब भी मैंने रीमा से मशवरा मांगती वो कहती कि दे दो, वो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है, तुम्हें उसकी मोहब्बत पर शक नहीं करना चाहिए। मैंने उस आदमी को अपना पता दे दिया, लेकिन मैंने कहा कि देखो, मुझे दिन के समय ही कोई गिफ्ट भेजना, क्योंकि शाम में मेरे माँ बाप आ जाते हैं। उसने कहा, ठीक है, तुम्हें तुम्हारा तोहफा कुछ दिन बाद दिन के समय मिल जाएगा। अब मुझे उसके तोहफे का इंतजार था। दोपहर के समय एक आदमी दरवाजे पर दस्तक देने लगा। मैंने भागकर दरवाज़ा खोला और पूछा कि कौन है, तो वो कहने लगा, आपका कोरियर आया है। मैंने फ़ौरन से दरवाज़ा खोला। वो 50-55 की उम्र के लगभग आदमी था। उसके हाथ में एक गिफ्ट पैक था। मैंने वो गिफ्ट पैक पकड़ लिया। मुझे लगा वो कोई टीसीएस वाला होगा। उस आदमी की तेज नज़रों ने मुझे नर्वस किया था। मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा और मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। जब वो तोहफा अपने कमरे में जाकर खुला तो मेरे होश उड़ के रह गए थे। वो एक बहुत ही महंगी खूबसूरत मैक्सी थी जो कि लाइट पिंक कलर की थी, लेकिन उसका गला आगे पीछे दोनों तरफ से काफ़ी गहरा था। मुझे वो मैक्सी तो बेहद पसंद आई थी, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि मेरी माँ ने ये मैक्सी मेरी अलमारी में देख ली तो वो पूछेंगी कि इतनी फैंसी मैक्सी तुम्हारे पास कहाँ से आई, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। मैं अभी यही सोच रही थी कि तभी मेरे मोबाइल पर बेल बजनी शुरू हो गई। देखा तो वही नंबर था जिसकी मोहब्बत में मैं दीवानी हो गई थी।
उस लड़के का नाम अंकित था। मैंने फ़ोन उठा लिया। अंकित कहने लगा, तुम्हें तुम्हारा तोहफ़ा पसंद आया? मैंने कहा, हाँ, तोहफ़ा बहुत पसंद आया। वो कहने लगा, तो फिर तोहफ़ा देने वाले का हक भी अदा करो। मैं उसकी बात समझ नहीं पाई थी। वो कहने लगा, मुझे तुम्हें इसी मैक्सी में देखना है। ये सुनकर तो मैं घबरा गई थी। मैंने कहा, तुम कैसे देख सकते हो? वो कहने लगा, वीडियो कॉल पर देखूंगा, और देखो, इनकार मत करना, वरना मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगा। मैं उसे नाराज़ नहीं करना चाहती थी। मैंने कहा, ठीक है, मैं अभी तैयार होती हूँ। मैंने वो मैक्सी पहन ली। ऐसे फैंसी कपड़े मैंने आज तक नहीं पहने थे। भले ही मेरे माँ बाप मुझे समय नहीं देते थे, लेकिन मेरी परवरिश ऐसी नहीं थी कि मैं इस तरह की ड्रेस पहनती। मैंने हमेशा फुल कपड़े पहने थे, लेकिन ये मैक्सी पहनकर मैं खुद को ही देखकर शर्मा गई थी। इसीलिए मैंने एक दुपट्टा ले लिया। जैसे ही वीडियो कॉल की बेल बजी, मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैं बहुत नर्वस हो रही थी। पहली बार उस लड़के को यूं अपने सामने रूबरू देख रही थी। दिल में तो मेरे भी बहुत शौक था कि मैं देखूंगी वो कैसा है। मैंने अपना दिल थामा और वीडियो को ऑन कर दिया। लेकिन ये क्या, सामने बिल्कुल अंधेरा था। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय दो आंखों के। शायद कमरे की लाइट बंद थी। मैंने कहा, अंधेरा क्यों है? तो वो कहने लगा कि मैं तुम्हें अभी अपना चेहरा दिखाना नहीं चाहता, लेकिन देखो, बहुत जल्द दिखाऊंगा। फिर वो मेरी तारीफ़ें करने लगा, कहने लगा, जितना भी ख्यालों में मैंने तुम्हें सोचा था कि तुम इस ड्रेस में ऐसी लगोगी वैसी लगोगी, लेकिन मेरे सारे ख्याल तुम्हारे इस हुस्न के आगे कुछ भी नहीं। ये सुनकर मैं शर्मा गई थी। फिर वो कहने लगा, अपना दुपट्टा उतार दो, मुझे तुम्हें बिना दुपट्टे के ही देखना है। ये सुनकर मेरा दिल धक से रह गया था। आज पता नहीं क्यों अंकित के अंदाज बदले बदले लग रहे थे। हम दोनों को फ़ोन पर बात करते हुए काफ़ी समय हो गया था, लेकिन कभी उसने थर्ड क्लास टाइप की बात नहीं की थी। लेकिन आज वो ऐसी बातें क्यों कर रहा था? मैंने इनकार कर दिया तो वो कहने लगा, आज तुम्हारी नहीं सुनूंगा, बस वो करो जो मैं कह रहा हूँ, वरना मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँगा। तुम्हें कभी भी फ़ोन नहीं करूँगा, तुमसे बहुत दूर चला जाऊँगा। मैं उसकी नाराज़गी किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने वही कहा करा जो वो कह रहा था। उसके बाद वो मुझसे जो जो कहता गया, मैं वही करने लगी कि तभी बाहर दरवाजे की दस्तक पर मैं बुरी तरह से घबरा गई थी। मैंने फ़ौरन से फ़ोन बंद कर दिया और अपनी ड्रेस जल्दी से बदल ली और बाहर चली आई। बाहर मेरे माँ बाप ऑफिस से वापस आ चुके थे। मैं कुछ घबराई हुई और परेशान सी थी। मुझे इस तरह घबराया हुआ देख कर वो कहने लगे, तुम्हें क्या हुआ है? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। उसी दिन शाम को मेरी माँ ने मुझे कहा कि हमें किसी के घर पार्टी पर चलना है, तैयार हो जाना। काफ़ी शानदार पार्टी थी, जहाँ मैं अपने माँ बाप के साथ शायद पहली बार गई थी, वरना वो लोग कहीं भी जाते तो अकेले ही जाते थे, कभी भी मुझे अपने साथ लेकर नहीं गए थे। लेकिन अगले दिन मेरे माँ बाप ने जो बात मुझसे कही, मैं तो हक्का बक्का उन्हें देखती रह गई। वो कहने लगे कि उस पार्टी पर मौजूद तुम्हारे पापा के दोस्त ने तुम्हें अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया है, और उनके बेटे को भी तुम बहुत पसंद आई हो, और उन्होंने कहा है कि हम बहुत जल्दी ही तुम्हारी मंगनी उसके साथ कर देंगे। ये सुनना था कि मैं रोने लगी। मैंने कहा, मुझे शादी नहीं करनी। मेरी माँ कहने लगी, क्यों नहीं करनी? देखो, हम तुम्हारी शादी अभी नहीं करेंगे जब तक कि तुम्हारी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती, लेकिन रिश्ता तुम्हारा यही होगा जहाँ हम चाहते हैं। वो लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अमीर हैं, तुम एक अच्छी ज़िंदगी गुजारोगी। लेकिन बात शायद मेरे हाथ से निकल चुकी थी। मैं तो उस आदमी की मोहब्बत में पागल हो चुकी थी। मैंने कहा, मैं किसी और को पसंद करती हूँ और उसी से शादी करूँगी। ये सुनकर तो मेरे पापा आपे से बाहर हो गए थे और मुझे थप्पड़ मार दिया। मेरी माँ से कहने लगे, हम इसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं और ये न जाने मोहल्ले के किन आवारा लड़कों से इश्क करती फिर रही है। मेरी माँ भी मुझे बुरा भला कहने लगी, लेकिन मैं रोते हुए बार बार यही कहती रही कि मुझे उसके अलावा किसी से भी शादी नहीं करनी। मेरी माँ मुझे बाजू से पकड़कर मेरे कमरे में ले गई और मुझे कमरे में बंद कर दिया और कमरा बाहर से लॉक कर दिया। जैसे ही रात को अंकित का फ़ोन आया, मैंने सारी बात उसे बता दी। ये सुनकर अंकित कहने लगा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर मैं एकदम से परेशान हो गई। मैंने कहा, अंकित, ये कैसे मुमकिन है? मेरे माँ बाप बिल्कुल नहीं मानेंगे। वो कहने लगा, मैं कल ही तुमसे शादी कर लूँगा। मैंने कहा, अंकित, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इस घर से भाग नहीं सकती। मेरी माँ ने मुझे कमरे में लॉक कर दिया है। वो कहने लगा, तुम चिंता मत करो, जब तुम्हारे माँ बाप काम पर चले जाएंगे तो मैं तुम्हें लेने तुम्हारे घर आऊँगा
और फिर हम मंदिर में जाकर शादी कर लेंगे। मुझे उसका आइडिया सही लगा। मुझे अब उसके सिवा कुछ भी नज़र ही नहीं आता था। अगले दिन जब मेरे माँ बाप जॉब पर चले गए तो वो घर आया था, लेकिन उसने अपने आप को पूरी तरह से छुपा रखा था। मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी। मैंने उससे कहा भी कि अपना चेहरा दिखाओ, लेकिन वो कहने लगा कि मैं तुम्हें शादी के बाद ही अपना चेहरा दिखाऊंगा। फिर वो मुझे एक मंदिर में ले गया और हम दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। और फिर उसने मुझे घर छोड़ दिया। कहने लगा, तुम अपने माँ बाप से कहो कि तुम्हें इस रिश्ते से कोई ऐतराज़ नहीं है, ताकि तुम्हारी कैद ख़त्म हो जाए। तुम्हारे माँ बाप को तुम पर विश्वास आ जाए कि तुम उसके बताए हुए रिश्ते पर राजी हो। मैंने ऐसा ही किया जैसा अंकित ने कहा था। मैंने अपनी माँ से कह दिया, मुझे आपके लाए हुए रिश्ते पर कोई ऐतराज़ नहीं है। मेरी माँ मेरी ये बात सुनकर खुश हो गई और मुझे गले से लगाकर कहने लगी, जो फैसला हम तुम्हारे लिए करेंगे बेहतर ही करेंगे। तुम बाद में यही कहोगी कि हमने तुम्हारे लिए अच्छा ही किया। खैर, मैं जो कदम उठाना चाहती थी वो तो मैं उठा चुकी थी। कुछ ही दिन में मेरे पापा के दोस्त और उनकी पत्नी आकर मुझे अपने बेटे के नाम की अंगूठी पहनाकर चले गए थे। मेरे माँ बाप मेरी तरफ से अब दोबारा से बेफिक्र हो गए थे। एक दिन वो ऑफिस गए थे कि उनके पीछे से एक टीसीएस वाला आ गया। मैं जानती थी उस टीसीएस के पैकेट में मेरी शादी के पेपर हैं, जिन पर मुझे साइन करके उस आदमी को वापस करना है, क्योंकि मेरी अंकित से पहले ही बात हो चुकी थी। मैंने उन पेपरों पर साइन कर दिए। वो कहने लगा, आपको अपना पहचान पत्र का नंबर भी बताना पड़ेगा। मैंने उसे अपना नंबर भी दे दिया। एक दिन पहले ही मेरा कार्ड बनकर मुझे मिला था। मैं अपना कार्ड देख देख कर उसे अपना नंबर बता रही थी। फिर वो कहने लगा, मुझे इसकी तस्वीर चाहिए होगी। उसने अपने मोबाइल से मेरे कार्ड की तस्वीर भी खींच ली और फिर वो चला गया। सारे मामले तय हो चुके थे। अब मैं बहुत ही सुकून से थी कि अंकित मेरा हो चुका है। लेकिन कुछ दिन बाद ही मुझ पर कयामत टूट पड़ी थी। जब रात के समय हम सब बैठे खाना खा रहे थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई थी। मेरे पापा ने दरवाज़ा खोला तो एक 50 साला आदमी सामने खड़ा था। कहने लगा, मेरी पत्नी को मेरे हवाले कर दो। ये सुनकर मेरे पापा उससे बहस करने लगे। शोर सुनकर मैं और मेरी माँ भी बाहर आ गए थे। मैंने पहले उस आदमी को नहीं देखा था, या शायद देखा था। मेरे दिमाग में एकदम झमाका सा हुआ था। ये तो वही बुढ़ा था जो मेरे लिए गिफ्ट लाया था। वो कहने लगा, मेरी आपकी बेटी से शादी हुई है। उसकी आवाज़ सुनकर तो मैं सांस लेना ही भूल गई थी। ये तो अंकित की आवाज़ थी। तो क्या अंकित एक 50 साला आदमी था? इस सोच ने ही मुझे चकराने पर मजबूर कर दिया था। उसने वो शादी के पेपर और वो वीडियो भी दिखा दी जिसमें मैंने मंदिर में उसके साथ 7 फेरे लिए थे। जब मैं उसके पीछे फेरे ले रही थी तब उसने अपने चेहरे से मास्क हटा दिया था, और जब वो मेरे पीछे था तब भी उसने अपने चेहरे से मास्क हटाया हुआ था। यानी कि ये सब उसकी चाल थी। वो सिर्फ मेरे सामने ही अपने आप को छुपा कर रखता था। मेरे माँ बाप तो हक्का बक्का रह गए थे और मैं पत्थर की मूरत बनी उनकी शक्लें देख रही थी। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था, लेकिन ये सब मैंने अपनी ही बेवकूफ़ी में किया था, और मैं इस सब से इनकार भी नहीं कर सकती थी। मेरे माँ बाप गुस्से से कहने लगे, दफ़ा हो जाओ इस आदमी के साथ और दोबारा कभी अपनी शक्ल भी मत दिखाना। तुमने अपनी ज़िंदगी खुद नर्क बनाई है, तो जाओ जलो इस नर्क की आग में। मैं किसी बेजान शरीर की तरह उस आदमी के साथ अपने घर की दहलीज से बाहर निकल आई थी। बाहर एक गाड़ी खड़ी थी। उसकी फ्रंट सीट पर उसने मुझे बैठने के लिए कहा। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। तो ये थी मेरी जुनूनी मोहब्बत, जिसकी खातिर मैंने अपने माँ बाप का दिल दुखाया था। वो आदमी जिसकी खातिर मैंने अपनी हंसती बसती इज्जतदार जिंदगी को ठोकर मार दी थी। मैं तो शायद उसकी बेटी से भी कम उम्र की थी। ये आदमी तो मेरे पापा की उम्र से भी ज़्यादा था। मैं ये भी नहीं जानती थी कि ये आदमी शादीशुदा है या बिना शादीशुदा है। मेरी उसके घर में क्या इज्जत होगी, क्या सम्मान होगा, मुझे कुछ भी तो नहीं पता था। पूरा रास्ता खामोशी से कटा था। गाड़ी उसके घर के सामने खड़ी हुई। मैं उसके साथ ही उसके घर में दाखिल हुई थी। पूरा घर खाली था। वो मुझे कमरे में ले गया। वो मेरी तारीफ़ें कर रहा था। आज उसके मुंह से अपनी तारीफ़ बुरी लग रही थी। मैं चुपचाप बैठी रही। अजीब बात यह थी कि उसने मेरी तारीफ़ तो बहुत की, लेकिन मुझे हाथ भी नहीं लगाया। मुझसे कोई भी संबंध नहीं बनाया था। वो मुझसे दूर ही रहता था। पूरा 1 महीना लगा था, लेकिन मैंने अपने दिल को समझा लिया था कि इस आदमी के सिवा अब मेरा कोई और ठिकाना नहीं है। जैसा भी है मुझे इसी के साथ ज़िंदगी काट लेनी है। लेकिन वो आदमी एक बार भी मेरे करीब नहीं आया था।
खैर मैंने मोहब्बत तो उसी से की थी, शादी भी हो चुकी थी, अपना घर भी मैं छोड़ चुकी थी। इसलिए चाहती थी कि मैं भी ऐसे ही शादीशुदा ज़िंदगी गुजारूं जैसे सब लड़कियां शादी के बाद गुजारती हैं। लेकिन वो आदमी मेरे करीब नहीं आता था, बस मोहब्बत भरी बातें ही करता था। और एक बार वो हुआ जिसने मेरे होश उड़ा के रख दिए। 1 महीने से मैंने अंकित के साथ इस घर में रह रही थी, लेकिन आज तक उससे कोई मिलने नहीं आया था। लेकिन एक रात उसका भाई उससे मिलने आ गया। मैं उस समय किचन में थी, खाना बना रही थी। अंकित ने दरवाज़ा खोला तो 24-25 साल का खूबसूरत हैंडसम नौजवान घर में दाखिल हुआ और अंकित के साथ लगकर रोने लगा। कहने लगा, उसने मेरे साथ बेवफाई कर दी भाई। मैंने उसे दिलो जान से चाहा था, उसके घर रिश्ता भी भेजा था, लेकिन उसने ना जाने किससे शादी कर ली। वो किसकी बात कर रहा था। मैं किचन से बाहर आ गई तो अंकित की मेरी तरफ पीठ थी। हाँ, उसका भतीजा उसके गले लगा हुआ था, जो मेरे सामने था। जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो कहने लगा, तुम यहाँ। मैं उसे देखने लगी, वो अंकित से पीछे हटकर मुझे हैरत से देखने लगा। अंकित कहने लगे, ये मेरी पत्नी है दिव्या। ये सुनकर वो अंकित को हैरत से देखने लगा, कहने लगा, आपकी पत्नी? अंकित उसे अपने कमरे में ले गए। मैं समझ नहीं पा रही थी आखिर वो लड़का मुझे कैसे जानता था। मैंने तो पहली बार उस लड़के को देखा था। अंकित के कमरे से उस लड़के की बातों की आवाज़ें आ रही थीं। मैं फ़ौरन से उसके कमरे के पास चली गई। जो बातें मैंने सुनी, मेरे होश उड़ गए थे। वो मेरे पति से कहने लगा, भाई ये तो दिव्या है जिससे मैं मोहब्बत करता था। आप कैसे इससे शादी कर सकते हैं? मैंने ही तो इससे फ़ोन पर बात की थी, दोस्ती की थी। हम दोनों की मोहब्बत से आप भली भांति परिचित थे। आपने ये क्या कर दिया? मैं तो आपको अपना सगा भाई मानता था, लेकिन आपने सौतेलापन दिखा दिया। ये कहकर वो रोने लगा था। मेरे पति कहने लगे, जब तुमने मेरे हाथ उस लड़की को गिफ्ट देने भेजा था, इसे देखकर ही मैं अपने होश खो बैठा था। इसीलिए मैंने चोरी से तुम्हारे मोबाइल से तुम्हारी सिम निकाल ली और इस लड़की का नंबर मुझे अपने फ़ोन पर सिम लगाते ही मिल गया था। और जब उसी समय मैंने वीडियो कॉल पर इस लड़की का हुस्न देखा तो सोचा कि तुम तो जवान जहान हो, तुम्हें कोई भी लड़की मिल जाएगी। लेकिन मुझे ये लड़की पहली ही नज़र में पसंद आ गई थी और मेरी भी उम्र हो गई है, तो मुझे कोई भी अपनी लड़की नहीं देता। इसलिए तुम्हारा अधूरा इश्क मैंने शुरू कर दिया। मुझे लगा तुम इस लड़की को कुछ ही दिन में भूल जाओगे, लेकिन जब मुझे पता चला कि इस लड़की का बाप तुम्हारे पापा का दोस्त है और तुम्हारा रिश्ता भी इस लड़की से तय हो चुका है, तो मैं परेशान हो गया और इसीलिए मैंने जल्दबाजी में छुपकर इस लड़की से शादी कर ली। लेकिन देखो, मैं नामर्द हूँ, पत्नी के काबिल नहीं हूँ, इसलिए इसकी इच्छा तो पूरी नहीं कर सकता। लेकिन वो मुझे अंकित समझकर मोहब्बत करती है, इसलिए मेरी मोहब्बत के सहारे ज़िंदगी गुजार लेगी। लेकिन तुम वापस चले जाओ और दोबारा यहाँ मत आना, वरना मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने आज तक तुम लोगों की खातिर बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। आज तुमसे अपनी ज़िंदगी की खुशी मांग रहा हूँ, इनकार मत करना। मेरे पति उस लड़के के सामने हाथ जोड़कर रोकर विनती कर रहे थे और मैं थी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई खिलौना थी जिसे दोनों भाइयों ने मिलकर खेला था। मुझे खुद पर अफसोस होने लगा। मेरे बाप ने मेरे लिए अच्छा सोचा था, काश कि मैं ये सब ना करती, या काश मेरे माँ बाप मुझे अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाते तो आज मेरा प्यार मेरे पास होता। मेरे माँ बाप ने मेरे प्यार को ही अनजाने में मेरे लिए चुन लिया था और मैं अंकित को अपनी गलती की वजह से खो बैठी थी। मेरी ज़िंदगी बर्बाद होकर रह गई थी। मेरी उन तमाम लड़कियों से विनती है कि कहानियों को पढ़कर मोहब्बत को ही सब कुछ समझ लेती हैं। कहानियों की ज़िंदगी और सच्चाई की ज़िंदगी में बहुत फ़र्क होता है। भगवान के लिए माँ बाप के दिल को कभी मत दुखाना, वरना पछतावे के सिवा हाथ में कुछ नहीं आएगा। दोस्तों, कहानी का अगर दूसरा भाग आप लोग सुनना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि इस कहानी का दूसरा भाग बनना चाहिए, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। अगर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आते हैं तो मैं इस कहानी का दूसरा भाग लेकर आऊँगी। और अगर आपको लगता है कि कहानी की ये एंडिंग एकदम परफेक्ट एंडिंग है, तब भी आप मुझे अपनी राय ज़रूर दें। दोस्तों, कहानी को पूरा सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी को जाते जाते एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कर दिया करें, जिससे कि हमें पता लगे कि आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।